वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज टुडेज विच एंड आई एम योर तन्वी मैम। तो आज हम द स्पेक्टेटर क्लब का पार्ट 4 पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्ट 4 में हम कैप्टन सेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। जो इसके पहले की जितनी भी वीडियोस हैं अबाउट द टाटलर एंड द स्पेक्टेटर क्लब का चारों वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप पहले उसे देख करके आइए, देन आप ये पढ़िएगा, पार्ट 4 पढ़िएगा, आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ओके, नेक्स्ट टू सर एंड्रयू इन द क्लब रूम सिट्स कैप्टन सेंट्री। अब उस क्लब रूम में एज वी नो कि यहाँ पे जो स्पेक्टेटर क्लब है पूरा, उसके मेंबर्स की बात हो रही है। तो उस क्लब रूम में सर एंड्रयू के बाद सर एंड्रयू फ्रीपोर्ट जो कि हमारे थर्ड कैरेक्टर थे, उनके बाद जो कैरेक्टर आते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं कैप्टन सेंट्री, अ जेंटलमैन of great courage, good understanding, but invincible modesty। ये अब इनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके बिहेवियर, इनकी नेचर की, वो क्या होती हैं कि एक जेंटलमैन होते हैं जो बहुत ही करेजियस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी होते हैं, बट एट द सेम टाइम इनके जो मॉरल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, यानी ये इनके जो ओपिनियंस हैं, ठीक है, इनकी जो भी विनम्रता है, ठीक है, वो तोड़ी नहीं जा सकती आसानी से। ये करेजियस हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज्यादा विनम्र भी हैं, इनके मॉरल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। ही इज वन ऑफ दोज दैट डिजर्व वेरी वेल बट आर वेरी awkward at putting their talents within the observation of such as should take notice of them। ये क्या बोल रहे हैं? ये उनमें से हैं, मतलब ये जो कैप्टन सेंट्री है हमारे। एक और चीज, कई सारी जो YouTube वीडियोस हैं उनमें ना सेंट्री का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेनेटरी किया गया है, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। ये कैप्टन सेंट्री लिखा है, सेनेटरी नहीं लिखा है, सेनेटरी समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये सेंट्री लिखा हुआ है। अब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि ये जो कैप्टन सेंट्री थे हमारे, ये उन लोगों में से थे, उनमें से थे जो डिजर्व करते थे, लेकिन ये लोग ना बहुत, ये मतलब कैप्टन सेंट्री जो है ये उन लोगों में से थे जो डिजर्व तो करते थे, लेकिन ये बहुत अपने आप को बहुत अवेकवर्ड फील करते थे अपना टैलेंट लोगों के सामने खुद बोलने के लिए, ठीक है। खुद बोलने में बहुत ही इनको वो लगता था, हेजिटेशन होती थी, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना, अपनी मुंह में मिट्ठू में ये भी कर लेता हूँ, वो आदत नहीं थी इनकी, तो इसीलिए बोल रहे हैं, बट आर वेरी अवेकवर्ड एट पुटिंग देयर टैलेंट विद इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सच एज शुड टेक नोटिस ऑफ देम। यानी अपनी टैलेंट को लोगों के सामने इस तरीके से बोलना या रखना कि लोग उन पे नोटिस करे ही करें, ये उनकी आदत में नहीं था। दो वो डिजर्व तो करते थे बहुत सारी चीजें, बट बिकॉज ऑफ दिस वो काफी सारी चीजों से रह जाते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की आदत नहीं थी बड़ाई करने की, खुद की, या खुद की टैलेंट अपने मुंह से बोलने की, ठीक है। अगर किसी ने नोटिस कर लिया, वेल एंड गुड, ठीक है। नहीं किया तो वो खुद से नहीं कहते थे कि ये मेरा टैलेंट है, इसको नोटिस करो, वैसा वाला नेचर था इनका। ही वॉज सम years a captain but behaved himself with great gallantry in several engagements and at several siege। siege मतलब क्या होता है? siege सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। siege और engagement, gallantry, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये बेसिकली मिलिट्री में यूज होते हैं। एंड एज इन्होंने बोला भी है इसमें कि ये कौन थे, ये कई साल तक कैप्टन की पोजीशन पे थे, दैट इज वाई इनका नेम कैप्टन सेंट्री है, ठीक है। कैप्टन की पोजीशन में थे, लेकिन इन्होंने बहुत ही करेज के साथ, गैलेंट्री वर्ड कब यूज करते हैं हम? जब स्पेशली यूज होता है ये बैटल फील्ड्स के लिए। जब कोई बैटल फील्ड में करेजियसली परफॉर्म करता है, करेज के साथ परफॉर्म करता है, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज किया जाता है गैलेंट्री, ठीक है। करेजियस तो इज गुड, बट गैलेंट्री वर्ड जो है वो बेसिकली बैटल फील्ड के लिए ही होता है, जब आप बैटल फील्ड में करेजियसली परफॉर्म करते हो। तो यहाँ पे गैलेंट्री जो है क्या बोल रहा है, यही कि जो बहुत सारी एंगेजमेंट्स हुई थी, बैटल्स हुई थी, उनमें इन्होंने बहुत ही करेजियसली परफॉर्म किया था। एंड एट सेवरल सीज क्या होता है? किसी भी टाउन को बहुत लंबे समय तक के लिए घेर लेना, घेराबंदी सुना है, उसी को सीज बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो भी सीज हुए थे, बैटल्स हुए थे, उनमें इन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत करेजियसली परफॉर्म किया था। बट
having a small state of his own and being next higher to Sir Roger, he has quitted a way of life in which no man can rise suitably to his merit, who is not something as courtier as well as a soldier. अब वो क्या कह रहे हैं, लेकिन दो ही वॉज कैप्टन, काफी साल तक ये कैप्टन थे और इन्होंने सीज और एंगेजमेंट वगैरह में करेजियसली भी परफॉर्म किया था, उसके बावजूद क्या हुआ था, इन्होंने अपनी इस लाइफ से को क्विट कर दिया था। ठीक, क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं हम वापस से, बट हैविंग अ स्मॉल स्टेट ऑफ हिज ओन एंड बीइंग नेक्स्ट हायर टू सर रॉजर, सर रॉजर के अगले उत्तराधिकारी थे ये, यानी सर रॉजर जिस पोजीशन में थे उनके अगले उत्तराधिकारी थे ये, उसके बावजूद, और इनका खुद का एक छोटा सा स्टेट था, ठीक है, उसके बावजूद इन्होंने इस लाइफ को क्विट कर दिया था। आगे क्या कह रहे हैं, in which no man can rise suitably to his merit, who is not something of a courtier as well as a soldier। ये कह रहे हैं कि ऐसी लाइफ को उन्होंने क्विट कर दिया था जहां पे एक इंसान अपनी उसकी जो पोजीशन है, अपनी हायर पोजीशन पे यानी इनर लेवल पे अपने हायर मेरिट्स पे नहीं पहुंच सकता। कौन, अब वो बात कर रहे हैं कौन सा इंसान नहीं पहुंच सकता, वो इंसान जो कि कोर्टियर और सोल्जर साथ में ना हो ना। कोर्टियर का यहाँ पे क्या मतलब है, कोर्टियर्स जो होते हैं वो बेसिकली मक्खनबाजी बहुत करते हैं, ठीक है, और मक्खनबाजी करने की इनकी आदत नहीं थी, ठीक है, और एट द सेम टाइम सोल्जर शोज करेजियसनेस ना। तो यहाँ पे वो वही कह रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जो चापलूसी भी करे, मक्खनबाजी भी करे और साथ ही साथ करेजियस भी हो, सिर्फ वही लोग ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन में अपनी हाईएस्ट डिग्री तक पहुंच सकते हैं। वो इंसान नहीं पहुंच सकते अपनी हाईएस्ट डिग्री तक जो लोग कोर्टियर का कैरेक्टर मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ना रखते हो सोल्जर की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। एंड दिस इज द रीजन इन्होंने अपनी इस लाइफ को स्टॉप कर दिया था वहीं पे और उससे संन्यास ले लिया था, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आगे वो क्या बोलते हैं, आई हैव हर्ड हिम ऑफन लेमेंट दैट, आई यानी कि स्टीले, जिन्होंने लिखा है जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं, आई उनके लिए ही आया है कि मैंने अक्सर उनको, हिम यानी कैप्टन सेंट्री को अक्सर ये लेमेंट करते हुए, लेमेंट करना मतलब क्या हुआ, लेमेंटिंग का मतलब होता है सॉरोफुली एक्सप्रेस करना किसी चीज को, ठीक है, मतलब सॉरो दुखी होना, लेमेंटिंग का मतलब होता है दुखी होना। तो लेमेंट यानी कि बहुत ही दुखी तरीके से उनको ये एक्सप्रेस करते हुए सुना है ऑथर ने, क्या एक्सप्रेस करते हुए सुना है, इन अ प्रोफेशन वेयर मेरिट इज प्लेस्ड इन सो कॉन्स्पिक्यूअस अ व्यू, impudence should get the better of modesty। इसको अंडरलाइन करिए, आप कोट कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं कि ऑथर बोलते हैं कि मैंने अक्सर कैप्टन सेंट्री को बहुत ही दुखी तरीके से ये बोलते हुए एक्सप्रेस करते हुए सुना है कि एक ऐसा प्रोफेशन जहां पे मेरिट को, इंसान की जो मेरिट है, मेरिट से यहाँ पे क्या मतलब है, उसकी जितनी भी अच्छाइयां हैं, ठीक है, उसको जो लोग व्यू पे रखते हैं उसके बजाय अगर वो उसकी निर्लज्जता को, ठीक है, इम्प्यूडेंस शुड गेट द बेटर ऑफ मॉडेस्टी, यानी विनम्रता से ज्यादा जो कंसंट्रेशन है या कह लो जो एम्फेसिस है वो किस पे देना चाहिए, इम्प्यूडेंस से पे, ठीक है। इम्प्यूडेंस का मतलब क्या होता है, निर्लज्जता। समझ में नहीं आया होगा ना, मैं समझाती हूँ। वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो वो क्या थे, वो सोल्जर थे ना, कैप्टन थे ना वो, तो वो यही कह रहे हैं कि जो वो फील्ड है, ठीक है, जो कैप्टन होने की, जो सोल्जर की, आर्मी की जो फील्ड है, वहां पे लोग क्या देखते हैं, अच्छाई देखते हैं कि हाँ ये इंसान अच्छा है, इसको रख लो, ठीक। लोग मोडेस्टी को देखते हैं कि ये इतना विनम्र है, ये आर्मी के लिए अच्छा है, इसको रख लो। जबकि वहां पे क्या देखना चाहिए, वहां पे अक्खड़पना देखना चाहिए। अक्खड़पना मतलब समझते हो, मतलब अड़ियल लोग जो होते हैं उनको लेना चाहिए आर्मी में। निर्लज्जता से यहाँ पे मतलब ये नहीं था कि जो बदतमीजी करे, निर्लज्जता से यहाँ पे उनका मतलब था ऐसे लोग जो स्टिफ हो, बिकॉज आर्मी में ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है। अगर आप विनम्र लोगों को लोगे, ठीक है, तो क्या होगा, अगर भाई वो किसी और कंट्री में गए, वो फंस गए, ठीक है, तो क्या करेंगे, वो सब कुछ उगल देंगे, राइट, सब कुछ उगल देंगे ना, तो क्या फायदा उसका,
आर्मी इसी तरह होती है? नहीं ना। सो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि जहां पे इंसान की अच्छाइयों को और उसकी विनम्रता को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ऐसी फील्ड में, बल्कि क्या करना चाहिए, किस पे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उसकी स्टिफनेस पे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब है। ओके, क्योंकि वो खुद काफी साल तक कैप्टन रहे हैं, राइट, तो उन्होंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी हैं, एंड आफ्टर सम टाइम जब वो पिस्ड ऑफ हो गए इन सारी चीजों से, तो उन्होंने संन्यास ले लिया इस लाइफ से, इसी वजह से। और फिर जो उनके एक्सपीरियंसेस और व्यूज रहे हैं वो अब वो यहाँ पे बता रहे हैं, जिसके थ्रू हमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता लग रहा है। क्लियर? बेसिकली यहाँ पे यही है। When he has talked to this purpose, I never heard him make a sore expression, but frankly confess that he left the world because he was not fit for it. अब वो क्या बोलते हैं कि जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि जब भी वो इस पर्पस पे यानी इस टॉपिक पे बात करते थे, तो मैंने कभी ये नहीं देखा या सुना कि उन्होंने सोर एक्सप्रेशन बनाया हो। सोर एक्सप्रेशन से यहाँ पे क्या मतलब, यानी कि उचड़ा उचड़ा सा। कहते हैं ना कि फेस जब आप किसी का देखते हो कि बहुत सैड है, तो बोलते हो ना आप इतने उखड़े उखड़े क्यों लग रहे हो तुम, तो यहाँ पे वही मतलब है कि मैंने उनको ऐसा उखड़ा हुआ एक्सप्रेशन बनाते हुए कभी नहीं देखा, बल्कि वो बहुत ही फ्रैंकली कन्फेस करते थे, यानी बहुत ही फ्रैंकली एक्सेप्ट करते थे और लोगों को ये बताते थे कि मैंने वो दुनिया छोड़ी, मैंने वो वर्ल्ड छोड़ा। कौन सा वर्ल्ड? वो आर्मी वाला वर्ल्ड, क्योंकि मैं उसके लिए फिट नहीं था। आगे और क्लियर होगा कि वो क्यों ये कह रहे हैं कि वो फिट नहीं थे उसके लिए, उस वर्ल्ड के लिए। क्या बोलते हैं वो आगे? A strict honesty and an even regular behavior are in themselves obstacle to him that must press through crowds who endeavor at the same end with himself the favor of a commander. ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि एक जो स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी होती है और जो एक रेगुलर बिहेवियर होता है, ठीक है, कमांडर्स के लिए, नीचे वाले सोल्जर्स का, वो क्या है, वो अपने आप में एक ऑब्स्टेकल था उनके लिए। ठीक है, वो यही कह रहे हैं यहाँ पे। क्या कह रहे हैं कि एक जो स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी थी और जो रेगुलर बिहेवियर था वो उनके लिए ऑब्स्टेकल था, दैट मस्ट प्रेस थ्रू क्राउड्स who endeavor at the same end with himself the favor of a commander. ठीक है, अब वो क्या था, वो उनके लिए ऑब्स्टेकल था उस क्राउड के द्वारा, ठीक है, उस क्राउड के द्वारा जो अपने आप को कमांडर्स की बहुत ही ज्यादा, मतलब जो ऐसे लोग हैं क्राउड के, ऐसे लोग जो कमांडर्स की बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है, यही बोल रहे हैं ना, इंडिवियर एट द सेम एंड विथ हिमसेल्फ द फेवर ऑफ अ कमांडर। ठीक, यानी जो कमांडर के फेवर्स में रहते हैं। तो उन्होंने देखो 2 पॉइंट गौर करने वाला है, उन्होंने पैटर्न नहीं बोला है, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने क्राउड बोला है। वाई क्राउड? ठीक, बेसिकली आप भीड़ किसको बोलते हो, समझो यहाँ पे भीड़ किसको कहा जाता है कि ना दाएं देखा ना बाएं, भाई सामने वाला ये कर रहा है हमें भी ये करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम्हारी खुद की क्या कैपेबिलिटीज हैं या तुम्हारी खुद की क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स है, उसको बिना गौर किए, अपने इंटरेस्ट को बिना गौर किए भीड़ के साथ चल देना। भाई सब डॉक्टर एमबीबीएस कर रहे हैं हमें भी वही करना है, भाई सब इंजीनियरिंग कर रहे हैं हमें भी वही करना है, सब गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं हमें भी गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, और हमें खुद नहीं पता कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए सूटेबल हैं कि नहीं है। तो जब ऐसी भीड़ में आप जाते हो तो वो चीज क्राउड कहलाती है। क्राउड इसलिए कहलाती है क्योंकि वहां पे कुछ भी कहते हैं ना प्रोडक्टिव नहीं निकलता, वो सिर्फ एक भीड़ होती है लोगों की, राइट। सो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने क्राउड बोला है उसको, क्योंकि लोग वहां पे अपनी कैपेबिलिटीज देखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ कमांडर को फॉलो किए जा रहे थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओन व्यूज। ना वो अपने कोई व्यूज उनके सामने रखते थे ना कुछ, बस अगर कमांडर ने कुछ कह दिया तो वो उसको फॉलो किए जा रहे थे। और ये जो चीज थी ये कैप्टन सेंट्री के लिए सूटेबल नहीं थी, इसीलिए उन्होंने बोला है कि जो ये एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी है कमांडर के लिए, और जो एक रेगुलर बिहेवियर है, रेगुलर बिहेवियर उन्होंने इस चीज को ही बोला है कि कमांडर ने कुछ ऑर्डर दे दिया हमने उसे फॉलो कर दिया बिना किसी अपने ओपिनियन को दिए बगैर, तो वो उनके लिए ऑब्स्टेकल था, वो उसमें सूटेबल नहीं थे। तो यहाँ पे वो उसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, अभी क्लियर हुआ। He will, however, in his way to talk, excuse
generals for not disposing according to men's desert or or inquiring into it. For says he that great man who has a mind to help me has many to break through to come to me as I have come at him. समझ में नहीं आया होगा ना मैं समझाती हूँ क्या कह रहे हैं वो. He will however in his way of talk excuse generals for not disposing according to men's desert or inquiring into it. अब वो क्या कह रहे हैं, ये जो चीज हो रही है ही विल यानी फ्यूचर से रिलेटेड बात हो रही है. however in his way of talk excuse generals, इसका क्या मतलब हुआ टॉक एक्सक्यूज जनरल्स, यानी कि जो जनरल्स हैं जो हायर पोजीशन पे हैं, उनसे हायर पोजीशन पे जो लोग हैं जो जनरल्स हैं उनके बारे में जब वो बात करते हैं, ठीक है, उनके बारे में जब वो बात करते हैं और फॉर नॉट डिस्पोजिंग अकॉर्डिंग टू मेंस डेजर्ट से मतलब हुआ मेंस डिजायर. ठीक, जैसे जो उनकी बटालियन के लोग हैं, ठीक, मेंस यहाँ पे उन्हीं लोगों के लिए आया है, जब उनकी डिजायर को एक जनरल नहीं मानता है, ठीक है, फॉर नॉट डिस्पोजिंग, उसकी तरह जैसे एक इंसान चाहता है, जैसे उनकी बटालियन चाहती है, अगर कोई भी जनरल बेसिकली यहाँ पे हायर पोजीशन को डिनोट कर रहा है, अगर कोई भी हायर पोजीशन वाला ऑफिसर अपनी बटालियन की नहीं सुनता है या नहीं मानता है, उनकी बटालियन जैसा चाह रही है वो वैसा नहीं करता है, वो इसके बारे में क्या करते हैं, जनरली एक्सक्यूज देते हैं. और इस चीज पे जनरली एक्सक्यूज देते हैं कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं ऐसा. और ये जो पूरी सिचुएशन है ना, इस पे फॉर जो यहाँ पे आया है ना, और इंक्वायरिंग इनटू इट, या फिर जब कोई हायर पोजीशन पे जो इंसान है जब वो अपनी बटालियन की ओपिनियन तक नहीं सुनता, ठीक, और वो एक्सक्यूज दे देता है, तो ये जो सिचुएशन होती है इस पे इनका क्या कहना है, कैप्टन सेंट्री का क्या कहना है. फॉर सेज ही, फॉर का क्या मतलब हुआ, ये जो ऊपर उन्होंने सिचुएशन पूरी डिस्क्राइब की ना, इसके बारे में फॉर का यहाँ पे ये मतलब हुआ कि इसके बारे में सेज ही कौन, कैप्टन सेंट्री. कैप्टन सेंट्री क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं दैट ग्रेट मैन हु हैज अ माइंड टू हेल्प मी हैज एज मैनी टू ब्रेक थ्रू टू कम टू मी एज आई हैव टू कम एट हिम. यानी एक ऐसा इंसान, जो ऐसा महान इंसान, ग्रेट मैन सिर्फ इंसान नहीं, ऐसा महान इंसान जो मेरी हेल्प करना चाह रहा है या जिसके पास इतना दिमाग है कि वो मेरी हेल्प कर सके, उसको हैज एज मेनी टू ब्रेक थ्रू टू कम टू मी एज आई हैव टू कम एट हिम. जनरली इसको ऐसे समझो, हम लोग क्या कहते हैं कि भाई वो कैप्टन है, उनके दिमाग में जो चल रहा होगा ना तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो, राइट. सो यहाँ पे कैप्टन सेंट्री वही कह रहे हैं कि जैसे जितना दिमाग मैंने लगाया है अपने सामने वाले कमांडर या जो भी उनसे हायर अथॉरिटी के ऑफिसर्स हैं, उनके दिमाग तक पहुंचने के लिए उनको भी उतना ही दिमाग लगाना पड़ेगा. हैज मेनी टू ब्रेक थ्रू का मतलब यही हुआ कि उनको भी उतना ही दिमाग लगाना होगा मेरे दिमाग तक पहुंचने के लिए, और तभी वो मेरी हेल्प कर पाएंगे. ठीक है, यहाँ पे ये मतलब है. तो वो ये चीज दिखा रहे हैं कि मैं बोलता नहीं हूं, इट डजंट मीन आई डोंट हैव दैट पावर, आई हैव, बस मेरी आदत नहीं है कि मैं खुद की टैलेंट और खुद के मेरिट्स को अपने मुंह से बोलूं. ठीक है, यहाँ पे ये मतलब हुआ. Therefore, he will conclude that the man who would make a figure, especially in a military way, must get over all false modesty and assist his patron against the importunity of other pretenders by a proper assurance in his own vindication. ठीक है, अब देखो, therefore he will conclude, इसको अंडरलाइन करिए. यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है, यानी जो ऑथर है वो ये कह रहा है कि अगर इन सारे ऊपर जो भी उन्होंने व्यू पॉइंट्स दिए कैप्टन सेंट्री ने अपने, अगर उनपे हम गौर करें तो इसका कंक्लूजन वो क्या देंगे, वो यही देंगे. इससे क्या पता लग रहा है, यानी उन्होंने फ्यूचर में बात करी है ना, कैप्टन सेंट्री को लेकर के जो ऑथर है उन्होंने फ्यूचर में बात करी है. विल फ्यूचर को शो करता है ना, राइट. तो उन्होंने फ्यूचर की बात की है.
दिस इज अ पॉइंट जहां से अगर हम डीप एनालिसिस करें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ऑथर है वो इन उसके थ्रू, इन कैरेक्टर्स के थ्रू उसकी खुद की जो थॉट प्रोसेस है वो एक्सप्रेस कर रहा है। लाइक आप गूगल पे जाओगे तो देयर आर मेनी एनालिसिस जहां पे लिखा हुआ है क्लियरली, ठीक है, कि रिचर्ड स्टीले ने द स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर्स के थ्रू अपने सोच को डिस्क्राइब किया है। बट अगर कोई आपसे बोल दिया कि प्रूफ करो कि कैसे तुमने जो पॉइंट बोला या पढ़ा है, प्रूफ करो कि ये कैसे सही है, तो दिस इज द लाइन जहां से ये प्रूव होता है कि उन्होंने अपने पॉइंट्स को मेंबर्स के थ्रू दिखाया है, राइट। क्योंकि यहाँ पे विल का यूज हुआ है, फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, यानी कि कैप्टन सेंट्री ने अभी कोई कंक्लूजन दिया नहीं है, वो आगे, अगर हम यही तो वो कह रहे हैं ना कि अगर हम उनके ऊपर के ओपिनियन को देखें तो कैप्टन सेंट्री ये कंक्लूड करेंगे, ही विल कंक्लूड, ये कंक्लूड करेंगे। ही किसके लिए आया है? कैप्टन सेंट्री के लिए आया है, राइट। सो यहाँ पे ये दिस इज द वर्ड, दिस इज द सेंटेंस जहां से हमें ये प्रूव हो रहा है कि जो ऑथर हैं उन्होंने अपने व्यू पॉइंट को मेंबर्स के थ्रू शो किया है। तो बेसिकली ये जो कंक्लूजन है ये कैप्टन सेंट्री का नहीं है। अगर हम टेक्स्ट के थ्रू जाएं तो कैप्टन सेंट्री का कंक्लूजन है जो वो आगे चल के देंगे, बट अगर ओरिजिनली देखें तो ये रिचर्ड स्टील की ही सोच है, उन्हीं का कंक्लूजन है ये जो वो अपने कैरेक्टर के थ्रू दे रहे हैं। क्लियर हुआ? ओके, अब क्या कंक्लूजन वो देते हैं? that the man who would make a figure especially in military way, यानी एक ऐसा इंसान जिसको मिलिट्री में जाना है, जिसको अपनी पर्सनैलिटी मिलिट्री मैन की तरह बनानी है। मिलिट्री वे से क्या मतलब हुआ? मिलिट्री मैन की तरह बनानी है। मस्ट गेट ओवर ऑल फॉल्स मोडेस्टी, तो उसको जितनी भी बुरी चीजें हैं उनसे ऊपर उठना होगा। बुरी चीज, अब यहाँ पे बुरी चीज उन्होंने सिर्फ बुरी आदतों को नहीं कहा है, ठीक है। हर बार अब किसी ना, हर बार सबकी या अपने, इनफैक्ट अपने से बड़े लोगों की भी हर बार बात मान लेना बिना अपने ओपिनियन को रखे हुए एक सर्टेन टाइम के बाद ये भी सही नहीं होता है, ये भी फॉल्स मॉडेस्टी में ही आता है, ठीक है। बिकॉज आप फिर पीछे हट रहे हो ना, आपकी पर्सनैलिटी डाउन हो रही है, ठीक। और एक आर्मी मैन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे क्यों बोला उन्होंने कि आर्मी मैन की तरह अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी बनानी है तो आपको सारी फॉल्स मॉडेस्टी, यानी ये भी जितनी भी ये आदतें हैं कि सिर्फ अपनी कमांडर की सुनते जाना, अपने ओपिनियन को ना रखना, इन सारी आदतों को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि आर्मी में जब आप जाते हो, इट डजेंट मैटर कि सामने वाला कितनी बड़ी पोजीशन पे है, अगर आप हैंड रेस करके अपना कोई पॉइंट रखना चाह रहे हो तो वो आपके कमांडर की ड्यूटी होती है कि वो आपके पॉइंट को सुने। इट डजेंट मैटर कि वो कितनी हायर पोजीशन पे है, एंड ये रूल है, दिस इज द रूल इन आर्मी, ठीक है। उरी मूवी है एक, उसके जब आप इंटरव्यूज देखोगे तो उसमें ये जो रोल किया है ना विकी कौशल ने, विकी कौशल का जब आप इंटरव्यू देखोगे तो विकी कौशल इस चीज को बताता है, एंड इनफैक्ट अगर मुझे याद है सही से तो मूवी में भी वो इस चीज को बोलता है, मूवी के थ्रू भी वो, मूवी के डायलॉग्स के थ्रू भी वो इस चीज को बोलता है, एंड दिस इज ट्रू। आर्मी में ये चीज है, इट डजेंट मैटर आप किस पोजीशन पे हो, अगर कोई प्लान डिसाइड हो रहा है, उसकी मैपिंग हो रही है और उस दौरान अगर आपको अपना कोई व्यू पॉइंट रखना है तो इट डजेंट मैटर सामने वाला कितनी बड़ी पोजीशन पे है, वो आपकी सुनेगा, वो आपके ओपिनियन को सुनेगा, ठीक, और उसको कंसीडर भी करेगा, वो उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, ये है रूल में। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको एक आर्मी मैन बनना है तो आपको अपने व्यू पॉइंट रखना सीखना पड़ेगा, ठीक। आगे वो क्या बोलते हैं? एंड असिस्ट हिज पैटर्न अगेंस्ट द इम्पॉर्चुनिटी ऑफ अदर प्रिटेंडर्स, जो और लोग हैं, ठीक है, प्रिटेंडर्स कौन? जो वहां पे और लोग हैं और ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो चालाकी है, ठीक है, उससे अपने पैटर्न यानी अपने साथ वाले को बचाना पड़ेगा, उसको इंकरेज करना पड़ेगा कि वो भी अपने पॉइंट्स रखे, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब हुआ बाय अ प्रॉपर एश्योरेंस इन हिज ओन विंडिकेशन, और इतना करने के लिए आपको खुद के जो डिफेंस है, आपको खुद का डिफेंस भी खुद तैयार करके रखना पड़ेगा, ठीक। प्रॉपर
एश्योरेंस इन हिज ओन विंडिकेशन का क्या मतलब हुआ? विंडिकेशन हेयर मींस डिफेंस, ठीक, यानी एक प्रॉपर डिफेंस आपको रखना पड़ेगा, लाजमी और लॉजिकल डिफेंस जिसको हम कहते हैं, ठीक, खुद के लिए, कि अगर बाई चांस सामने वाले ने पूछ लिया कि तुम क्यों इसकी हेल्प कर रहे हो, तुम अपने पैटर्न को आगे वैसे कोई पूछता नहीं है जनरली, बट अगर किसी ने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली, ठीक है, लेट्स से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली, तो तुम अपना डिफेंस स्ट्रांगली रख पाओ। तो इससे हमें एक और चीज पता लगती है क्या, कि रिचर्ड स्टील ये कहना चाह रहे हैं कैप्टन सेंट्री के थ्रू कि दूसरों की हेल्प करने से पहले आपको खुद की हेल्प के लिए भी प्रॉपर तैयार होना पड़ेगा, आप तभी दूसरे की हेल्प कर पाओगे, ठीक। एंड दिस इज वेरी ट्रू। तुम अगर ये सोचो कि मतलब ये तो मैंने खुद की पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है कि अगर तुम सोचो कि तुम दूसरों की हेल्प कर दो और तुम्हारे पास खुद प्रॉपर डिफेंस तैयार नहीं है खुद के लिए, तो अंत में तुम ही घेर के मारे जाओगे। एंड दिस इज वेरी ट्रू, वेरी एप्ट, ये मेरा रिसेंट का एक्सपीरियंस है, अपनी नॉर्मल लाइफ में मैं बता रही हूँ। तो अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो आप पहले खुद को ये तैयार कर लीजिए कि बाई चांस अगर सामने वाला पीठ मोड़ लिया तो तुम अपना डिफेंस कैसे रखोगे। अगर आपने ये तैयार कर लिया है तब आप दूसरे की हेल्प करो, वरना कोई जरूरत नहीं है हेल्प करने की। एंड दिस इज फैक्ट, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे ये बता रहे हैं वो। आगे वो क्या कहते हैं, he says it is a civil cowardice मतलब lack of courage to be backward in asserting what you ought to expect। वही बात जो मैं कहने जा रही हूँ कि अपनी जो तुम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो उसको आगे रखने में अगर तुम आगे नहीं आ पा रहे हो और खुद की मदद नहीं कर पा रहे हो, यानी अपने ओपिनियंस नहीं रख पा रहे हो, तो ये सिविल कवर्डाइज के अंदर आता है, ठीक है। यानी तुम डरपोक हो। सिविल का मतलब क्या हुआ, जनरल वे में, सोसाइटी के बेसिस पे इसको बैकवर्डीनेस बोली जाती है, या कह लो कि डरपोक बोला जाता है मिलिट्री के, स्पेशली मिलिट्री के टर्म्स में। एज इट इज अ मिलिट्री फियर टू बी स्लो इन अटैकिंग व्हेन इट इज योर ड्यूटी। जैसे कि मिलिट्री में क्या होता है, जब आपको अटैक करना हो और आपकी वो ड्यूटी हो और आप उसमें स्लो हो जाओ, अटैक करने में स्लो हो जाओ, तो वो क्या होता है, वो भी एक कावर्डनेस ही कहलाती है। ठीक उसी तरह जब आप अपने ओपिनियंस को नहीं रख पाते हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो भी कावर्डनेस में ही आता है। यहाँ पे वो ये कहना चाह रहे हैं, मिलिट्री में एक रूल होता है, इट डजंट मैटर कि सामने कौन खड़ा है, आपके मम्मी पापा भी खड़े हैं, फर्क नहीं पड़ता। अगर कमांडर ने पीछे से बोल दिया शूट हिम, अगर कमांडर ने बोल दिया शूट हिम, तो आपको ऑन द स्पॉट विदाउट थिंकिंग फॉर अ 1 सेकेंड ऑल्सो आपको शूट करना होता है। इट डजंट मैटर आपके सामने आपका खुद का बच्चा ही क्यों ना खड़ा हो या आपके मम्मी पापा ही क्यों ना खड़े हो। दिस इज द लेवल ऑफ हार्शनेस मिलिट्री मांगती है, और मिलिट्री सोल्जर्स को इस तरीके से तैयार किया जाता है इमोशनल बेसिस पे। तभी ऊपर उन्होंने बोला है कि जो इम्प्यूडेंस है उसको ज्यादा, जो निर्लज्जता है, मैंने तभी बोला था कि निर्लज्जता से वहां पे ये मतलब नहीं है कि बदतमीजी, निर्लज्जता से वहां पे स्टिफनेस है, कि ऐसे लोगों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जो स्टिफ हो, ऐसे लोगों को नहीं जो विनम्र हो, सॉफ्ट हार्टेड हो, ठीक है। दो हाँ, ये होता है कि जब आप मिलिट्री में जाते हो तो आप कितने भी सॉफ्ट हार्टेड हो, आपको उस तरीके से तैयार कर दिया जाता है, ठीक, कि आपके इमोशंस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि अगर आपकी ड्यूटी है शूट करना और आप उससे धीमे पीछे हट रहे हो और धीरे धीरे कर रहे हो, तो वो भी कावर्डिनेस के अंदर आता है। एज सेम अगर आप अपने ओपिनियन को नहीं रख पा रहे हो सामने, तो वो भी सिविल कावर्डिनेस ही कहलाती है, सेम उसी तरह जिस तरीके से उसको कहते हैं। विद दिस कैंडर डज द जेंटलमैन स्पीक ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर्स। कैंडर का मतलब क्या हुआ, फ्रैंकनेस ही हुआ। इतने फ्रैंकनेस के साथ जो जेंटलमैन है, जेंटलमैन कौन, कैप्टन सेंट्री, यानी ऑथर अब ये कह रहा है कि इतने फ्रैंकनेस के साथ जेंटलमैन यानी कैप्टन सेंट्री अपने लिए और दूसरों के लिए बोलते हैं, ठीक, यानी वो इतने फ्रैंक हैं और इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियटेड हैं कि उनको जो बोलना होता है वो मुंह पे बोलते हैं, ठीक है, और बहुत ही फ्रैंकली बोलते हैं, बिना ये सोचे कि सामने वाला उसको किस तरीके से लेगा, इंस्टेड ऑफ सेइंग इट इन द बैक। द सेम फ्रैंकनेस, और ये सेम फ्रैंकनेस रन्स थ्रू ऑल हिज कन्वर्सेशन, और ये सेम फ्रैंकनेस उनको आपकी हर कन्वर्सेशन में दिखाई देगी, ठीक है।
आपकी जो जितनी भी उनकी कॉन्वर्सेशन होगी कैप्टन सेंट्री की, ये फ्रैंकनेस आपको हर कन्वर्सेशन में सॉरी देखने को मिलेगी। नाउ एक चीज तो जो ध्यान देने वाला है वो ये, विद दिस कैंडर, ठीक, अब मैं इसको पढ़ती हूँ। विद दिस कैंडर, मैंने क्या बताया, कैंडर का मतलब भी फ्रैंकनेस ही होता है। तो जो ऑथर हैं, जो रिचर्ड स्टील हैं, वो यहाँ पे फ्रैंकनेस भी तो लिख सकते थे, बट उन्होंने नहीं लिखा, एंड इसीलिए उनकी राइटिंग की तारीफ की जाती है, इसीलिए की जाती है। अब मैं कैंडर की जगह फ्रैंकनेस वर्ड रख के आपको दोबारा पढ़ती हूँ, देखना कितना ऑड लगता है। With this candor does the gentleman speak of himself and others. The same frankness runs through all his conversation. देखा, यानी कि इसीलिए कहते हैं कि वर्ड बहुत ज्यादा रेपिटेटिव मोड में नहीं आने चाहिए किसी भी राइटिंग में, आपको साइनोनिम्स पता होने चाहिए। इसीलिए जो एक अच्छी राइटिंग होती है ना, इसीलिए बोलते हैं कि राइटिंग इज नॉट कंटेंट राइटिंग या स्टोरी राइटिंग या ऐसे राइटिंग इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। सबका अपना अलग अलग रूल होता है, और एक ये बेसिक सा रूल है कि अगर आप कोई राइटिंग लिख रहे हो तो एक वर्ड रेपिटेटिव मोड में नहीं आना चाहिए, इट डजंट मैटर वो क्या हो। इनफैक्ट प्रोनाउंस भी रेपिटेटिव मोड में नहीं आने चाहिए, ठीक है, तभी वो एक अच्छी राइटिंग मानी जाती है, अगर रेपिटेटिव मोड में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, यहाँ से आप ये पॉइंट ले करके और रिचर्ड स्टील के उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये सब आपको और यूट्यूब की किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा, एंड आई कैन गारंटी यू दिस। ओके, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। The military part of his life has furnished him with many adventures, in the relation of which he is very agreeable to the company. जो उनके मिलिट्री पार्ट रहा है, यानी उनकी लाइफ का जो हिस्सा रहा है जिसमें वो मिलिट्री में रहे हैं, ठीक, उस मिलिट्री लाइफ में उन्होंने इतने एडवेंचर्स को एक्सपीरियंस किया है कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो एक अनदर लेवल पे है, ठीक है, और उनकी जो लर्निंग्स है उन एडवेंचर्स से, उन एक्सपीरियंसेस से, वो अनदर लेवल पे है। और इसी वजह से जो उनकी कंपनी है, ठीक, जो उनके साथ वाले हैं, वो बहुत ही ज्यादा एग्री करते हैं उनसे, यानी बहुत कम ही ऐसा होता है कि उनके साथ वाले उनके किसी ओपिनियन के अगेंस्ट में हो, ठीक है, अक्सर लोग एग्री करते हैं क्योंकि वो जो बोलते हैं वो बहुत ही फ्रैंकली बोलते हैं और सही बोलते हैं, और दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंसेस एंड एडवेंचर्स। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके साथ बहुत सारे एडवेंचर्स होते हैं, बट जरूरी क्या होता है कि आप अपने हर एक्सपीरियंसेस से कुछ ना कुछ सीखो, राइट, और खुद की एनालिसिस से सीखो, सामने वाले की सुन के नहीं कि सामने वाले ने कुछ बताया आपने वो सीख लिया ना, खुद की एनालिसिस करो और कुछ सीखो। तो कैप्टन सेंट्री ने ये किया होता है, ठीक है, इसीलिए उनकी जो कंपनी होती है बहुत ज्यादा एग्रीएबल होती है उनके साथ। फॉर ही इज नेवर ओवरबियरिंग, और साथ ही साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा होने का एक और रीजन है, ठीक है, क्या रीजन है एग्रीएबल होने का उनकी कंपनी का, उनके लिए एक और रीजन है। वो रीजन क्या है, फॉर मतलब यही जो मैंने बोला अभी, क्यों, क्योंकि ही इज नेवर ओवरबियरिंग दो accustomed टू कमांड मेन इन द utmost डिग्री बिलो हिम, ठीक है, इसलिए भी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते, जबकि एकस्टम का मतलब क्या है, जबकि रेगुलर बेसिस पे जो उनसे नीचे वाले लोग हैं वो उनको बहुत स्ट्रांगली कमांड करते हैं, लेकिन ना तो वो ओवर बियर करते हैं अपने से नीचे वालों का, नॉर एवर टू ऑब्सिक्यूअस, यानी कि ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है वेरी ऑनेस्ट, या एक ऑनेस्ट होना एक अनदर डिग्री पे, हायर डिग्री पे, वही जो ऊपर उन्होंने कहा था कि ऑनेस्ट होना बहुत ज्यादा और रेगुलर बिहेवियर रखना अपने कमांडर्स के लिए वो उनके लिए ऑब्स्टेकल है, ऊपर उन्होंने कहा है ना ये चीज, तो यही वो नीचे कह रहे हैं कि ना ही वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, फ्रॉम एन हैबिट ऑफ ओबेइंग मेन हाईली अबव हिम, ठीक है, ना ही वो जो उनसे ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं और एक रेगुलर बिहेवियर में होते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ कह दिया तो इन्होंने सुन लिया ना, ये अपने पॉइंट्स बहुत स्ट्रांगली रखते हैं उन लोगों के सामने भी, साथ ही साथ ये ओवर बियर भी नहीं करते अपने से नीचे वालों को, जबकि ये खुद कमांड बहुत स्ट्रांगली करते हैं अपने से नीचे वालों को, लेकिन उनकी बर्दाश्त नहीं करते, और ना ही अपने से ऊपर वालों की करते हैं, कुछ ऐसा नेचर है कैप्टन सेंट्री का, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये था कैप्टन सेंट्री के बारे में। अगला
पार्ट हम 5 में पढ़ेंगे। क्लियर? कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। आप कमेंट कर सकते हो और अपने व्यूज बता सकते हो कि आपको समझ में आया कि नहीं, और अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है? और सर का व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा। अगर आप नहीं अटैच हुए हो तो मैसेज करके अटैच हो। ठीक है? क्योंकि सर काफी सारी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे देते रहते हैं और आप लोगों के ग्रुप भी बने हैं और आप लोग अपने भी डाउट पूछ सकते हो किसी चीज से भी रिलेटेड। ओके? टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल।